तो अपना जो पहला पार्ट था वो उसका क्या नाम था? संसाधन एवं उनका विकास। तो हमने पिछली कक्षा के अंदर क्या पढ़ा था? संसाधनों का नियोजन। क्या करना? संसाधनों का नियोजन करना। तो संसाधनों को नियोजन के लिए हमारे को क्या करना है? विवेकपूर्ण कार्य करना है। क्या करना है? विवेकपूर्ण कार्य करना है। और ये जो विवेकपूर्ण कार्य करेंगे ये क्या है? सर्वमान्य नीति है। ठीक है, यहाँ तक देख लेना। फिर उसके बाद में आगे हमने ये पढ़ा था कि जो भारत में संसाधन है उसमें क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। अब संसाधनों की विविधता पाई जाएगी तो एक स्थान पे कोई संसाधन सर्वाधिक पाए जाएंगे तो दूसरे स्थान पे कम पाए जाएंगे, या फिर जो दूसरा स्थान है वहां पे वो संसाधन सर्वाधिक पाए जाएंगे तो उस स्थान पे कम, या फिर दोनों स्थानों पे बराबर भी मिल सकते हैं। ये क्या थी? उनमें संसाधनों की विभिन्नता थी। फिर हमने देखा था कि जो हमने एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों ऐसे स्थान हैं जहां पे एक तो कोयला और खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके अलावा हमने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश था उसमें जल सर्वाधिक पाया जाता है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि जहाँ पे संसाधन कम है ये, तो उनमें हमने राजस्थान को देखा और उसके अलावा लद्दाख को देखा। यहाँ पे किसकी कमी है? जल की कमी है। तो इन सभी के लिए हम क्या करेंगे? संसाधनों का नियोजन करेंगे। किस प्रकार से नियोजन करेंगे? अब ये जो संसाधनों में विविधता पाई जाती है तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे। किसके प्रयास करेंगे? नियोजन के। राष्ट्रीय स्तर पे नियोजन करेंगे, राज्य स्तर पे नियोजन करेंगे, क्षेत्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे करेंगे, और उसके अलावा स्थानीय स्तर पे करेंगे। ये भी हमने देख लिया था। फिर उसके बाद में अगली बात की कि भारत में संसाधन नियोजन, कि भारत में किस प्रकार से संसाधनों को नियोजन किया जाए, यानी कौन सी प्रक्रिया के तहत किया जाए। हमने देखे थे ना, 3 सोपान देखे थे। तो जिसमें सबसे पहला सोपान देखा था जो देश है उसके विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न प्रदेशों में सर्वप्रथम क्या करेंगे? उनकी संसाधनों की पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद में संसाधनों की तालिका बनाएंगे। और अब ये जो तालिका बनाएंगे इसके लिए एक तो भारत में सर्वेक्षण करेंगे, और ये जो सर्वेक्षण कैसा होगा? क्षेत्रीय सर्वेक्षण। और उसके अलावा मानचित्र बनाएंगे तथा जो संसाधन है उसकी गुणात्मकता और मात्रात्मकता के बारे में पता करेंगे। ये पहला सोपान था। फिर दूसरा सोपान हमने देखा कि जो भारत में संसाधन नियोजन करेंगे, जो भारत में संसाधनों का विकास कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? योजना को लागू करेंगे। क्या करेंगे? योजना को लागू करेंगे। अब ये जो योजना लागू कर दी हमने, तो इसके लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रौद्योगिकी की। अब जो प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसकी कौशल। फिर कौशल के अलावा किसकी आवश्यकता पड़ती है? संस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो इन जो कौशल, प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्था, इसके लिए क्या करेंगे? एक नियोजित ढांचा बनाएंगे या ढांचा तैयार करेंगे। ये दूसरी प्रक्रिया थी। तो तीसरे में हमने देखा कि अब ये जो योजना हमने लागू की, इसी के साथ ये देखेंगे कि कोई राष्ट्रीय योजना तो नहीं चल रही है, तो उस योजना के साथ इसका क्या करना है? समन्वय करना है, यानी मिलाना है। ये था भारत में संसाधन नियोजन की प्रक्रिया या विभिन्न सोपान। क्वेश्चन आए कि भारत में संसाधन नियोजन के विभिन्न सोपान बताइए, तो ये तीनों बताने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे संसाधनों का नियोजन। क्या देखा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे संसाधनों का नियोजन देखा। तो उसमें हमने सबसे पहले एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। क्या नाम है? क्लब ऑफ रोम। इसने सर्वप्रथम संसाधनों की क्या की? वकालत की। और इसने कब की? 1968 में। कब की? 1968 में। फिर दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम है सुमेसर। क्या नाम है? सुमेसर। और इसने कब कब स्थापना की? संसाधन नियोजन के बारे में कब बताया? 1974 में बताया। कब बताया? 1974। और 1974 में बताने के बाद में इसने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और ये किसके विचारों पे आधारित थी? गांधी जी के विचारों पे आधारित थी। उसके बाद में एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ब्रूटलैंड की रिपोर्ट। ये आती है 1987। ये नोट कर लेना, 1987 नहीं लिखा था। ये कब आती है? 1987 में आती है। और ये वैश्विक स्तर पे ये रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। जो ये रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट को बाद में एक पुस्तक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य। क्या नाम था? हमारा साझा भविष्य। ये इस पुस्तक का नाम था। और जब ये रिपोर्ट आई, कौन सी? ब्रूटलैंड वाली, इस रिपोर्ट में क्या किया गया कि जो हमारी एक अवधारणा थी या एक संकल्पना थी जिसका नाम था सतत पोषणीय विकास, ये इसी में दी गई।
इसी रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट में? ब्रुटलैंड की रिपोर्ट में। फिर उसके बाद में अगली चीज हमने देखी रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। ये हमने पहले देख लिया था, तो इसलिए इसको हेडिंग बना के हमने यहाँ पे बता दिया। अगर इसको रिवीजन करें तो कब हुआ? 1992, जून 1992 में हुआ। इसमें एजेंडा 21 रखा गया, क्योंकि 21वीं सदी में हमारे को पर्यावरण को संरक्षण करना है और उसके अलावा संसाधनों का संरक्षण करना है, सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, ये उसके लक्ष्य रखे गए थे। तो यहाँ तक क्लियर? पिछली कक्षा का रिवीजन हो गया ना कंप्लीट। तो अब अपना अगला टॉपिक लग रहा है जिसका नाम है भू संसाधन। पार्ट पहला ही है पर उसमें क्या है? भू संसाधन। भू यानी एक प्रकार से जो पृथ्वी है ना उसका जो धरातल है, ठीक है, तो वो, और ये जो संसाधन है उसके बारे में देखें। अब इसके बारे में एक पेन और कहाँ पर है? वो रखा। अरे तक कोई दिक्कत है? अब तक वाला क्लियर हो ना? बस तो आगे क्लियर हो। अब जो भूमि है, ठीक है, उसको किसी ने बनाया है क्या? नहीं बनाया ना। हाँ, वो अलग वो है कि जो हमारी पृथ्वी है उसको भगवान ने बनाया है हमारी मान्यताओं के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, या फिर जो पृथ्वी है वो सूर्य से टूट के अलग हुई थी। पर ऐसे सोचो कि जो हमारी पृथ्वी है उसको हमने तो नहीं बनाया ना। जिस चीज को हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित, या उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कृत्रिम, ठीक है। और जो चीज हमारे को सीधी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक, और इंग्लिश में नेचुरल बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। तो अब ये जो भू संसाधन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, बोल सकते हैं ना? हाँ, भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण भी कैसा पता? महत्वपूर्ण भी कैसा? प्राकृतिक संसाधन। कैसा है? प्राकृतिक संसाधन। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक एक वर्ड ना समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? फिर हमने कहा कि जो भूमि है वो प्राकृतिक संसाधन है, आपने बता दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर अनेक सारी प्राकृतिक चीजें भी हैं, ठीक है, या प्राकृतिक संसाधन भी है, जिनमें से देखें अब ये खुद प्राकृतिक संसाधन है और इसके ऊपर भी अनेक सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। इसके ऊपर, भूमि के ऊपर, ठीक है। पृथ्वी में तो जल भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर? तो अब इसमें कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है? वनस्पति बोल सकते हैं, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, ठीक है, जंगल में कांड हो गया, ठीक है, जो जंगल ना है तो उसमें क्या होती है कि वनस्पति अच्छी होती है वो वाली। फिर उसके अलावा वन्य जीवन भी है, वन्य जीवन, जैसे कि वन है, वन हो गए, बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए, उसमें सब कुछ रहता है, लताएं भी होती है, झाड़ियां तो हालांकि अपने राजस्थान में पाई जाती है, पर सभी उसमें क्या होते हैं? वन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सर्वाधिक वृक्ष हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। और अब ये जो वन कहला रहे हैं तो इसमें भी क्या है? जीव जंतु होंगे, ठीक है, लाइट क्यों आ जा रही है? इसमें भी क्या होंगे? जीव जंतु होंगे, और जीव जंतु क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? तो दूसरा क्या है? वन्य जीवन। उसके अलावा अब आप भूमि के ऊपर आप भी तो रहोगे, एक बात कौन की धरती पर टिक जा, क्यों खींची? हवा मत उड़ा, तो हवा में मत उड़, धरती पे टिक जा। और वो धरती कौन सी है? भूमि। कौन सी है? हाँ। तो अगला है मानव संसाधन, बोल सकते हैं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? शामिल कर सकते ना? और तो है ना भूमि के ऊपर रहो, पानी वाला तो कौन ना, ठीक है। उसके अलावा और बातें करें तो अनेक सारी आर्थिक क्रियाएं होती है भूमि के ऊपर। हाँ, पैसा की वजह, पैसा जड़ से आई, बता दो ना, कहीं सीख। हाँ,
जैसे कि मान लो ना, अपन प्रकृति से सीधा क्या प्राप्त करते हैं? खनिज। गया, लगाया कोई अपन जो पर्वत है उन्हें खोद दिया अच्छी तरीका से और वो मासी के कर लिया, खनिज प्राप्त कर लिया। और खनिज प्राप्त कर लिया तो फिर उससे क्या होगी? इनकम होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे जो यहाँ पे खेतड़ी सिंगाना है, खेतड़ी प्रॉपर खेतड़ी के मान के चलो, खेतड़ी में क्या है? तांबा सर्वाधिक है। कहाँ से प्राप्त हो रहा है? भूमि से प्राप्त हो रहा है, और उसमें भी किससे? पर्वतों से। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया संपन्न। समझ में आ गया नहीं ये वर्ड कि आर्थिक क्रिया किस प्रकार से हो रही है? उसके अलावा अब मान लो कि थम आर्थिक क्रिया कर रहा अड़े सी बाट ठपाड़ा डूंगर मासी, ठीक है, और इन्हें बेचाया, बेचा है ना? अरे बेचा है के? हाँ, तो अब जो बेच रहा छो उन्हें टाट मार ले जाओगे, गाड़िया में ले जाओगा, और गाड़िया में ले जाओगे तुमने क्या बोल दिया? परिवहन। तो हम परिवहन भी बोल सकते हैं ना, एक तो परिवहन। ठीक है, क्लियर? अर्थ तक कोई दिक्कत? परिवहन के अलावा अनेक सारी संचार की व्यवस्थाएं भी है। ठीक है, कौन सी व्यवस्थाएं? संचार की व्यवस्थाएं। इसमें प्राकृतिक भी आ गया और कृत्रिम भी आ गया। ठीक है, प्राकृतिक किस प्रकार से? पहले कबूतर आते थे, ठीक है, कबूतर का पंजा का मायने चिट्ठी डाल देता और वह चल जाता लेयर। ठीक है, जा 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 कबूतर जा जा जा, तो वो क्या था? संचार का साधन। टेलीफोन तो होते नहीं थे, अब कबूतर के बांध देता और वह जातो और चिट्ठी दिया तो। क्लियर? आगे तक कोई दिक्कत है कि? कोई भी दिक्कत है तो पूछ ली। ठीक है, फिर उसके अलावा अब हमने कह दिया कि इतने हम काम कर रहे हैं, पर अब मान लो कि जो हमारी पृथ्वी है वह डेली रबड़ की तरह थोड़ा ना बदली जा, उतनी है ना। तो अब कह सकते हैं ना कि हमारी जो भूमि है वो क्या है? सीमित संसाधन है। ठीक है, क्या है? ये जो भूमि है ये क्या है? सीमित संसाधन। संसाधन, सन यानी बेटा, धन यानी पैसा है, संसाधन। अब ये क्या है? सीमित है। अब सीमित है तो अब इसका क्या करेंगे? विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। शाबाश, कैसा उपयोग करेंगे? विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। और उसके अलावा बस विवेकपूर्ण उपयोग कर लियो, या फिर एक प्रकार से नियोजन कर लो, योजनाबद्ध तरीका से कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो अब भू संसाधन हमने देख लिए। ठीक है, तो भू संसाधन को देखने के बाद में अब भारत में देख लें इनको, भू संसाधनों को कहाँ पे देखें? भारत में। यहाँ तक क्लियर? अब जो भारत में भू संसाधन है तो इसमें आपकी बुक में टॉपिक लग रहा है कि ये जो भू संसाधन है इनकी आकृतियां कैसी है। ठीक है, और किसकी? भूमि की, तो उसको कह दे भू आकृतियां। कैसी? भू आकृतियां, शेप्स, फिगर, जो भी नाम दे। और हमारे शरीर को क्या कहते हैं? शेप्स या फिगर बोलते हैं ना, यानी जिस भी पदार्थ की कोई आकृति आकार होता है वो क्या कहलाता है? आकृति होती है, चाहे वो गोल हो चाहे त्रिभुजाकार हो, जैसे भी हो। तो अपने यहाँ पे मुख्यतः कितनी आकृतियां पाई जाती हैं? तीन। कितनी आकृतियां पाई जाती हैं? तीन। अब इनको समझो कौन कौन सी आकृतियां पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है पर्वत। कौन सी पाई जाती है? पर्वत। ठीक, ये हो गई पर्वत। पर्वत किसे कहते हैं? जो गिरपाद यानी कि गिर यानी पर्वत, पाद यानी पैर से ऊपर की तरफ जाने पर क्या हो जाते हैं? नुकीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? नुकीले। ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं? ये नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको बोल देते हैं गिरपाद। गिर यानी पर्वत, पाद यानी पर्वत, वो पैर। ठीक है, कि पर्वत किसे कहेंगे? गिरपाद में तो चौड़ा हो और ऊपर की तरफ जाने पर क्या हो? नुकीला। ये क्या होती है? पर्वत होता है। क्लियर? फिर दूसरी आकृति पाई जाती है पठार। क्या पाई जाती है? पठार। पठार क्या होता है कि ये कठोर चट्टानों से निर्मित होता है
और इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, यानी कि इसका गिरपाद भी उतना ही होता है और इसके ऊपर की आकृति भी लगभग उतनी ही होती है। थोड़ा बहुत कम बत्ती हो जाए, बत्ती तो नहीं होगा, कम ही हो सकता है, पर लगभग समान होता है। ठीक है, क्या? पठार। और ये जो पठार होता है ये कठोर चट्टानों से निर्मित होता है जिसमें भूकंप नहीं आते। और कौन कौन सी चट्टानों से मिलकर बना होता है? जो ग्रीस और नाइस चट्टाने हैं ना, उनसे बन के बना होता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरी आकृति है जिसको बोलते हैं क्या? मैदान। ठीक है, जो ये मैदान होते हैं इसका निर्माण होता है जो नदियां बहती है। सबसे पहले नदी कहाँ से उद्गम होगा? पर्वत से होगा। अब पर्वत से नदी का उद्गम हुआ तो वहां से कंकड़ पत्थर वैसे गुड़ाते 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 नीचे लाएंगे। तो आपने 9th क्लास में जब ज्योग्राफी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि पहले क्या होगा? भापर, जब पत्थरों को गुड़ा के लाएगा। फिर उसके बाद में जब पत्थरों में से जब वो जल आता है तो वो क्या कहलाता है? तराई। वो हिस्सा हमारे को दिखता नहीं ना जल का, तो क्या कहलाता है? तराई, जहां से वो जल निकल जाता है आगे जा। फिर उसके बाद में क्या है, ये जो पत्थर है ये गुड़ते 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 किस में परिवर्तित हो जाएंगे? मिट्टी में। ठीक है, जिसको बोलते हैं खादर या बांगर। क्या बोलते हैं? खादर या बांगर। अब जो रोज अब चल रही है नदी, अपने साथ जो मिट्टी लेके गई वो बिछाई, वो तो खादर कहलाएगी। और बांगर क्या है कि मान लो कि एक बार बाढ़ आ गई और वो मिट्टी आसपास के क्षेत्र में फैल गई, तो अब उसके बाद में 4-5 साल तक नहीं फैली, तो वो कम उपजाऊ होगी अपेक्षा जो ताजा मिट्टी जा रही है उसकी। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? बांगर। क्या कहलाती है? बांगर। ठीक है, क्लियर? तो इसी प्रकार से मैदानों का निर्माण होता है। ये 3 आकृतियां कहाँ पे पाई जाती है? भारत में। कहाँ पे पाई जाती है? भारत में। अब देख ले कितनी कितनी पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है? निस और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है आपका पठार। ठीक, पहले तो लिख लिया पर्वत, माउंटेन। ठीक है, फिर लिखना पठार, प्लेटू। क्या है? प्लेटू। फिर उसके अलावा तीसरा क्या आएगा? मैदान। मैदान को ग्राउंड बोलेगे? बोल ले भाई, तेरी मर्जी। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो पर्वत, पठार और मैदान। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब ये जो पर्वत है ये कितने प्रतिशत भाग पे है भारत में? कहाँ पे देखना है? भारत में। ठीक है, ध्यान रखो भारत में। 4 बार बोलो तो भारत में देखना है, भारत में, भारत में, भारत में। अभी आप विश्व में चले जाओ या फिर किसी राज्य में चले जाओ। ठीक है, तो भारत में पर्वत कितने प्रतिशत भाग पे है? 30% भाग पे। कितने पे है? 30%। ठीक है, उसके अलावा एक है पठार। पठार है भारत में 27% भाग पे। कितने प्रतिशत भाग पे है? 27%। कितने पे है? 27% भाग पे है। अब 30 और 20 50, 50 और 7 57, तो अब कितना बच गया? 43। ठीक है, 100 होने में कितना परसेंट बच गया? 43। तो 43% पे क्या हो गए? मैदान। क्लियर? तो आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक भू-आकृति पाई जाती है मैदान की, भारत में सबसे कम भू-आकृति पाई जाती है पठार की। भारत में पर्वत की कितनी पाई जाती है? 30%। याद रह जाएगी? हाँ, अभी याद ही करना जड़े कि भारत में 3 प्रकार की भू-आकृतियां पाई जाती है, पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान। जो पर्वत होते हैं 30%, पर्वत 30%, पर्वत 30%, पर्वत 30%, पर्वत 30%, पठार 27, पठार 27, पठार 27, पठार 27 और मैदान 43 या 43। मैदान 43, मैदान, 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 पठार, 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 पर्वत, 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 पर्वत। हो जाएगा ना याद? सरल सुनो, 8 थोड़ा 30, 27, 43।
30, 27, 43, ये होगा 100%, होगा ना, होगा ना, क्लियर। तो अब आपके जो पर्वत होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं आप, एक तो या तो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, पर्यटन जान दो, ठीक है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, एक तो पर्यटन, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज, हमारी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से होता है। अरे मानसरोवर झील से तो एक तो होती है अपनी सिंधु नदी का उद्गम और एक ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि झील से होता है, पर्वतों से होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो नदियों का उद्गम, ठीक है, इसलिए पर्वत महत्वपूर्ण है, क्लियर। ये जो पर्वत है उसमें एक तो पर्यटन होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हिमालय पर्वत है, उसमें अनेक सारे पर्यटन के स्थल है, जिनमें से कुल्लू, मनाली, लद्दाख, ठीक है, मंडी जो अपने पठार हैं उसमें है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके हिमाचल में, चलो हिमाचल मान लो, पर मेरे याद आ रहा जितना मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। और उसके अलावा अनेक सारे पर्यटन स्थल है, और इसमें घास के मैदान भी है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, है ना, अरे ये ना, तो ये क्या है, पर्यटन के स्थल है। और उसके अलावा नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि हमारी गंगा नदी का उद्गम भी इसी से होता है, ठीक है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये जितनी भी नदियां हैं इनका उद्गम कहाँ से होता है, पर्वतों से। और पर्वतों से क्यों होता है, क्योंकि पर्वतों के ऊपर क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। और पर्वतों पे बर्फ क्यों पाई जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। और हमारे हिमालय की अगर औसत ऊंचाई की बात करें, यानी कि सभी चोटियों की बात करें, तो उसमें 6000 मीटर ऊंची है, और 6000 मीटर ऊंची का मतलब लगभग 40 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनने लग जाता है। तो हमारे यहाँ पे इतना ही तापमान पड़ता है, लगभग 35 डिग्री, और 40 डिग्री कम हो रहा है, तो वहां पे क्या पाई जाएगी, बर्फ, और बर्फ पाई जाएगी, इसलिए वहां से नदियों का उद्गम होता है। आर द क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो ना। अब ये जो पठार होते हैं, ठीक है, इन पठारों में क्या होता है, इसमें नीस और ग्रेनाइट जैसी चट्टानें पाई जाती हैं, इन चट्टानों से मिलके बना होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे, खनिज, क्या पाए जाएंगे, खनिज, जैसे हमारे उड़ीसा है, झारखंड है, और छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है, यहाँ पे कोयले पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, सर्वाधिक यहीं पे पाए जाते हैं। उसका रीजन क्या है, वहां पे क्या है, पठार है, यहाँ तक क्लियर। और उसके अलावा यहाँ पे अनेक सारे जीवाश्म ईंधन भी पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, जीवाश्म ईंधन, क्लियर। जीवाश्म ईंधन जानो तो, जैसे कि कोयला, हाँ, ये जो कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन और गैस, ठीक है। अब ये जो जीवाश्म ईंधन ये किनसे मिल के बनते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के दबने से, पेड़ पौधा दब गया, कई साल हो गए, उसके बाद में कोयला बन गया, ठीक है। और जो हमारे जीव जंतु मर गए, वो दब गए, दबने के बाद में वो पेट्रोल डीजल में तब्दील हो गए, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पठारों में पाए जाते हैं। उसके अलावा अगली आकृति है मैदान। इन मैदानों में क्या करोगे आप, सबसे ज्यादा तो क्या की जाती है, कृषि की जाती है ना। जैसे हमारी गंगा नदी जा रही है, उत्तर से आ रही है, और इधर बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसके आसपास अनेक सारे राज्य हैं, जिसमें उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इनके आसपास जैसे कि ये नदी जा रही है, तो अब ये नदी किस चीज का निर्माण करेगी, मैदानों का निर्माण करेगी, ठीक है, कर रही है ना। अब ये मैदानों का निर्माण करेगी, तो सर्वाधिक फसलें यहीं पे तो होंगी, ठीक है। तो कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त है। और क्यों उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या ला रही है, मिट्टियां ला रही है, मिट्टी ले आती है, बिछा देती है। एक तो पर्वत पे करो कृषि, और एक मैदानों में करो, हालांकि इनमें भी होती है, पर सर्वाधिक उपजाऊपन इसमें होता है, मैदानों में, ठीक है। पर्वतों में जैसे कि हमारे यहाँ पे चाय की खेती की जाती है ना, असम में की जाती है, ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग है वो सर्वाधिक फेमस है चाय के लिए, है ना, की जाती है ना।
वो ये इस जो मैदान है उसमें सर्वाधिक क्या की जाती है, कृषि की जाती है। उसके अलावा हम देखें तो जो हमारे उद्योग हैं, तो आज कोणते पर्वतांक माझा लगा दोगा, देखा तो कभी कोई उद्योग ने पर्वत को माय लाग रो। हाँ, यहाँ से थोड़ा बहुत लग सकता है, पर उसमें नहीं लगाते क्योंकि हमारे परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब पर्वतारोहण कितना चढ़ाओगे, ठीक है? तो उद्योगों को भी कहाँ पे लगाया जाता है? मैदानों में लगाया जाता है, ठीक है? और अन्य अनेक सारे एग्जाम्पल जैसे कि रेल की पटरियाँ, वो समतल स्थानों पे बिछाई जाएंगी। और समतल क्या होते हैं? मैदान होते हैं। अब ये समतल मैदान होंगे तो इनमें रेल की पटरियाँ बिछाई जाएंगी, पर आपकी बुक में नहीं दे रखी इसलिए मैं नहीं लिखाऊंगा, ठीक है? क्लियर? अगर कोई दिक्कत? दोबारा से देखो, भू संसाधन, भू संसाधन के बारे में हमने देख लिया। क्या देखा था कि भूमि है एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। इसलिए जो प्राकृतिक संसाधन है इसके ऊपर अनेक सारी प्राकृतिक आकृति, अनेक सारी प्राकृतिक वस्तुएं मिलती है, जिनमें प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, वन्य जीव मिलते हैं, मानव संसाधन मिलता है, आर्थिक क्रियाएं होती है, परिवहन मिलता है, और संचार के साधन भी मिलते हैं। इसके ऊपर? भूमि के ऊपर। फिर हमने कहा कि ये जो भूमि है ये एक सीमित है, और अब ये सीमित है तो इसका हमारे को क्या करना है? नियोजन करना है, इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना है, और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना है। ये देख लिया था। फिर उसके बाद में हमने कहा कि भारत में जो भू आकृतियां हैं वो कैसी हैं, तो हमने कहा कि भारत में मुख्यतः 3 आकृतियां पाई जाती है। चौथी आकृति आपके यहाँ पे वो भी दे रखी है, क्या? द्वीप, ठीक है? पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि द्वीप के ऊपर पर्वत भी हो सकते हैं, पठार भी हो सकते हैं, और मैदान भी हो सकते हैं। क्लियर? तो अपने यहाँ पे कितनी आकृतियां हैं मुख्यतः? 3। कितनी है? 3। पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान। 30, 27, 43, 30, 27, 43। क्लियर? 30% पर्वत, 27% पठार, और 43% मैदान। क्लियर? फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो पर्वत हैं वो एक तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और नदियों के उद्गम, उसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति भी पाई जाती हैं, अनेक सारे कार्य के लिए होते हैं, लेकिन आपको जितना पढ़ना है वो देख लो। उसके बाद में हमने देखा पठार, पठार कितने हैं? 27% है। इसके ऊपर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं और प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। और जो झरने होते हैं, झरना जानो तो ऊपर से नीचे जल गिरा है, वो झरनों, उस झरनों पर्वतों पठारों में सर्वाधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि पठार एक कठोर चट्टानों से निर्मित होता है, और वहां से जल नीचे गिरेगा तो वो इसी प्रकार से सीधी आकृति में गिरेगा, ठीक है? तो जल प्रपात सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाएंगे? पठारों में। उसके अलावा मैदान देखें, मैदान 43% भाग पे है, और इस पे कृषि और उद्योग लगाए जाते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? याद हो जाएगा? जो हमने भारत में भू आकृतियां देखी थी ना, तो उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया, इस प्रकार से गोले के माध्यम से, ठीक है? क्लियर? कि हमने क्या देखा था? एक तो 43%, लगभग इतना हो जाएगा ना, 43%। ये क्या है? मैदान। उसके अलावा 30% क्या है? पर्वत। और 27% पठार। क्लियर? 43% भाग पे मैदान, 27% पे पठार, और 30% पे पर्वत। क्या है? पर्वत। क्या है? पर्वत। और ये कहाँ के बारे में बताया जा रहा है? भारत के बारे में। क्लियर? इसको उतार ले और उसको